गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है BR अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस। तो आज मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर के आई हूँ आप लोगों के पास, जिसका टॉपिक है लाइफ स्पैन। तो आज का टॉपिक है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मीन्स क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीवन काल, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर आते हैं वो सभी का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, वो सभी का अपना एक जीवन अवधि होता है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर आते हैं, जो जन्म लेते हैं, उनको मरना भी है एक। तो जन्म लेने से मरने तक की जो अवधि होती है उसे हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। तो आइए देखते हैं व्हाट इज लाइफ स्पैन। सो लाइफ स्पैन द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। आप लोग नोट्स उतार रहे होंगे तो इसको नोट कर लेंगे। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। मीन्स पीरियड ऑफ बर्थ, जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ। यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है? नेचुरल डेथ। मीन्स नेचुरली कोई इस पृथ्वी पर जो भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं उसका अगर नेचुरल डेथ होता है, नेचुरल डेथ मीन्स लाइफ स्पैन के जितने स्टेजेस हैं वो सभी पार करके जब वो नेचुरली मर जाता है तो उस स्टेज को कहा जाता है लाइफ स्पैन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्सीडेंटली जिनका डेथ हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग प्लांट्स को कई बार काट दिया करते हैं। तो प्लांट्स को काट देना तो वो उसका लाइफ स्पैन नहीं होगा, वो मर गया तो उसे आर्टिफिशियली वहां से हटाया गया, आर्टिफिशियली उसका डेथ हुआ, ना कि उसने अपने लाइफ स्पैन को पूरा किया। जैसे अभी कुछ समय पहले बारिश हुई थी और पत्थर भी गिरे थे, आइस भी आई थी। तो वो जो आइस आने की वजह से जितने भी सब्जी और जितने भी वेजिटेबल्स थे खेतों में वो सभी खराब हो गए, तो वो मर गए। तो उनका लाइफ स्पैन वो नहीं हुआ, वो एक्सीडेंटल डेथ हुआ। इंसानों में भी हम लोग देखते हैं कि एक्सीडेंट से लोग मर जाते हैं, तो वो उसका लाइफ स्पैन नहीं कहलाएगा। लाइफ स्पैन हम उसको कह सकते हैं जिसमें जन्म से लेकर के नेचुरल जो डेथ होता है किसी भी इंसान का तो या ऑर्गेनिज्म का, तो उसे हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। और मैं बता दूं कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में, 12th के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं और जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं। तो इसलिए इसे लॉन्ग क्वेश्चन के जैसा आपको नहीं पढ़ना है, इस टॉपिक को आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के जैसा ही पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्पैन क्या है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और लाइफ स्पैन के मेनली 4 स्टेजेस होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है जुवेनालिटी, दूसरा है मैच्योरिटी, तीसरा है एजिंग एंड सेनेसेंस, चौथा है डेथ। तो पहला क्या है? जुवेनालिटी। पहला क्या है? जुवेनालिटी। तो जुवेनालिटी एक ऐसा फेज होता है, बहुत इंटरेस्टिंग फेज होता है। जुवेनालिटी फेज में हम लोग कह सकते हैं इसे कि जुवेनालिटी फेज में ही सारा जितना हॉर्मोन्स है वो सभी क्या हो जाता है, अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगते हैं बॉडी में और मतलब रेगुलेट करने लगते हैं सारे सिस्टम्स को। और जुवेनालिटी फेज को एडोलेसेंस एज भी कहा जाता है और जुवेनालिटी फेज को आप टीन एज भी कह सकते हैं। तो जुवेनालिटी फेज को साइंटिफिकली कहा गया है, इट इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग। इट इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग। हिंदी में इसे कहा जाता है आंधी और तूफान का काल। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जुवेनालिटी फेज ऐसा फेज है जिसमें हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हम ह्यूमंस की बात करें, लेकिन बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण बहुत सारी गतिविधियां बॉडी में होती है और उसकी वजह से मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है, फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है और जिसकी वजह से बच्चों को ये समझ नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं। तो ये एक ऐसा फेज है, जुवेनालिटी एक ऐसा फेज है जिसमें सारे क्रिमिनल टेंडेंसीज बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, क्रिमिनल माइंडेड पीपल हो जाते हैं और जितनी भी सोचने समझने की शक्ति है वो बहुत ज्यादा डेवलप भी हो जाती है एक तरह से। और इस फेज में क्या होता है, सडन चेंजेस होते हैं।
अभी मैंने बताया कि इस फेज में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं और वो सडनली होते हैं, अचानक से होते हैं। और सडन चेंजेस की वजह से क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस एंड आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलता है। जैसे कि फिजिकल चेंजेस में आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे लड़कों में आप देख सकते हो कि दाढ़ी मूंछ का निकलना, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाना, फिर बॉडी शेप का चेंज हो जाना। लड़कों में एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एडम्स एप्पल। यहाँ पर जो कंठ होता है आप लोगों के पास, लड़कियों में भी होता है, बट लड़कों में वो ज्यादा निकला हुआ उभरा हुआ होता है। तो वो जुवेनालिटी फेज के चेंजेस को दर्शाता है और उसकी वजह से जो वॉइस होता है वो बहुत ज्यादा लड़कों में मोटा हो जाता है, जो अचानक से होता है। अचानक से चाइल्डहुड एडोलेसेंस एज के पहले का एज जो होता है उसे हम लोग कहते हैं चाइल्डहुड स्टेज। और चाइल्डहुड स्टेज के जस्ट बाद जब जुवेनालिटी फेज आता है तो बच्चे डर जाते हैं कि अचानक से क्या हो रहा है हमारे बॉडी में। बट डरने की कोई बात नहीं है, ये एक ऐसा फेज है जिसमें आप सभी के बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो सडन होते हैं, अचानक से होते हैं, जिसके वजह से ये सारा कुछ आपके बॉडी में होता है। तो ये हो गया जुवेनालिटी फेज। आप लोग इसको एक लाइन का डेफिनेशन लिखते चले जाओगे, क्योंकि स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन के लिए 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते। तो जुवेनालिटी का डेफिनेशन आप लोग जरूर लिख लेना कि इट इज द फेज इन विच द organism are capable or develop the capacity to reproduce। तो ये एक ऐसा फेज है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर जो कैपेसिटीज होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको डेवलप कर पाता है। इसके बाद का जस्ट बाद का जो फेज है वो है मैच्योरिटी फेज। नाम से ही पता चल रहा है, मैच्योरिटी मीन्स मैच्योर। द ऑर्गेनिज्म आर एनफ मैच्योर, मीन्स ऑर्गेनिज्म एनफ मैच्योर हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, और मैच्योरिटी फेज में ही सारा रिप्रोडक्शन होता है। तो इस फेज में जो भी चीज चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए वो तैयार करता है कब, जुवेनाइल फेज में। तो जुवेनाइल फेज में वो सारी चीज को डेवलप करके और फिर मैच्योरिटी फेज में आता है, तो वो मैच्योरिटी फेज में क्या करता है, फिर रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है। तो मैच्योरिटी फेज में आप ऐसा लिख सकते हो कि इट इज द फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज द फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। देन आगे बढ़ेंगे एजिंग। जैसे इसमें बताते हैं जैसे जुवेनाइल फेज और मैच्योरिटी फेज आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, सीधा जा रहा था, जैसे जन्म लिया तो सीधा जा रहा था। अब इसके बाद का जो एजिंग फेज है वो जस्ट बैकवर्ड आने लगेगा, यानी जो भी चीजें आज तक हो रही थी, एक्टिव हो गए, मैच्योर हो गए, रिप्रोड्यूस कर लिए, अब रिप्रोड्यूस करने के बाद धीरे धीरे उल्टा जाएगा, यानी एजिंग की ओर जाता है। एजिंग मीन्स कि जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज आपके बॉडी में होंगे वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगेंगे। जैसे बहुत सारे आपको एज जिनका हो जाता है उनको आप देखोगे तो एज होने के बाद अच्छे से दिखाई नहीं देगा, अच्छे से सुनाई नहीं देगा, सेलुलर एक्टिविटीज आपके ठीक से नहीं हो पाएंगे, आपके घुटनों में दर्द हो जाता है या फिर डाइजेशन बहुत लोगों का खराब हो जाता है। तो जो चीजें चलती आ रही थी वो अब रिवर्स डायरेक्शन में जाती है, जिसके वजह से, और वो क्यों होता है, एजिंग की वजह से। तो ये आपका प्रॉपर डेफिनेशन है एजिंग का। उसके बाद एजिंग के जस्ट बाद आता है सेनेसेंस, मीन्स एजिंग के जस्ट बाद आपका आता है सेनेसेंस। एजिंग जब बढ़ते चला जाता है तो एजिंग जब एक पिक पॉइंट में आ जाता है, पिक पॉइंट मीन्स क्या होता है कि एजिंग एकदम टर्मिनल पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे आ जाएगा, तो उस लास्ट पॉइंट को सेनेसेंस नाम से जानते हैं। मीन्स एजिंग होते जब वो कैपेसिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है तो वो सेनेसेंस में आ जाती है। तो सेनेसेंस को आप डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द टर्मिनल स्टेज ऑफ एजिंग, इट इज द टर्मिनल स्टेज ऑफ एजिंग। देन फिर सेनेसेंस आने के बाद लास्ट जो आपके पास फेज है वो है डेथ। सेनेसेंस होने के बाद ही किसी भी ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो जाती है, मीन्स सेनेसेंस में लीड टू डेथ। आप डेथ में क्या लिख सकते हो, सेनेसेंस में लीड टू डेथ। और डेथ का एक और डेफिनेशन लिख सकते हो कि ऑल द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर स्टॉप, मीन्स जितना भी आपके बॉडी में वाइटल एक्टिविटीज हो रहा है, वाइटल एक्टिविटीज मीन्स सांस लेना,
डाइजेशन होना, जो भी आपके जरूरी काम जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो आपके बॉडी के अंदर जितने भी वाइटल और ये चीजें हो रही है, फंक्शंस हो रही है, वो सारे अचानक से स्टॉप हो जाएंगी, तो आपका मृत्यु हो जाएगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म का मृत्यु हो जाता है, दैट मीन्स डेथ। तो आई होप आप सभी को लाइफ स्पैन और लाइफ स्पैन के स्टेजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये शॉर्ट में पूछा जाता है, तो बस इतना ही आप लोगों के लिए समझना काफी है। तो आगे हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मल्टीपल चॉइस में जो क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट लाइफ स्पैन होते हैं, सभी के लाइफ स्पैन अलग होते हैं। कोई 20 साल जीता है, कोई 60 साल जीता है। तो आइए हम लोग एक चार्ट देखते हैं, जिसके थ्रू हम लोग को पता चलेगा कि किसका लाइफ स्पैन कितना होता है। तो ये एक चार्ट है लाइफ स्पैन ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, और ये इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 नंबर के क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। तो इसलिए आप इसको यहाँ से पॉज करके वीडियो को इसको लिख लोगे बढ़िया से, और लिखने के बाद आप इसे एक बार याद जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं इसे पढ़ देती हूँ, और उसके बाद आप लोग वीडियो पॉज करके इसे लिख लेना। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कर सकते हो, एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है। तो एक बार मैं पढ़ देती हूँ, ऑर्गेनिजम्स और मैक्सिमम लाइफ स्पैन किसका कितना होता है। माइक्रोब्स, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरसेस और जितने जो माइक्रोस्कोपिक चीजें होती है, वो सभी फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट से कुछ आवर्स तक जिंदा रहते हैं। मे फ्लाई 1 दिन जिंदा रहता है, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, फ्रूट फ्लाई 30 दिन, राइस प्लांट 3 से 4 महीना, व्हीट प्लांट 5 महीना, रैट 4 years, रोज बुश 5 to 7 years, रैबिट 13 years, क्रो 15 years, cow 20 to 25 years, banana 25 years, monkey 26 years, dog 20 to 30 years, cat 35 to 40 years, whale 37 years, horse 60 years, crocodile 60 years, elephant 60 to 90 years, eagle 90 years, parrot 150 years, man 100 years। याद रखिएगा, मैन का लाइफ स्पैन अभी घट गया, 60 years हो गया। कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, धीरे धीरे जैसे टाइम बीत रहा है, सभी के लाइफ स्पैन क्या हो रहे, कम हो रहे। तो मैन का अभी फिलहाल 60 हो गया। टॉर्टोइज 200 years, बनाना 200 to 300 years, पीपल 2000 to 3000 years, सखुआ रेडवुड ट्री जिसे कहा जाता है 2000 से 3000 साल तक जिंदा रहता है। सखुआ जो है 3000 से 4000 साल तक जिंदा रहता है। तो ये आपका एक चार्ट हो जाता है, जिसे आपको याद कर लेना है, और याद करने के बाद आपको इसे दिमाग में रखना है कि किसका कितना है, क्योंकि इससे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप ये टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब तो किए ही हो, तो इस चैनल को फॉलो करते हुए, नोट्स बनाते हुए आप लोग पढ़ो, तो आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी। और आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनरली 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसे हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने में 2-3 क्लासेस और लगेंगे आप लोगों को, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो आई होप आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से होंगे, और इस वीडियो को देखते रहेंगे और देख करके नोट्स में जरूर लिखेंगे। सो थैंक यू।